हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का टीचर और मेरा नाम है योगेंद्र। कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का। उम्मीद हम यही कर रहे हैं आप बहुत बेहतर ढंग से अपने पठन पाठन का कार्य कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। यानी लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। इन दो प्रश्नों का आंसर जो है हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे। हालांकि ये चैप्टर तो आपका जो है नागरिक शास्त्र का है, पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर को हम बहुत बेहतर ढंग से जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो भाई, देर ना करके क्लास को करेंगे स्टार्ट। तो आप पेन और पेपर लेकर के बैठोगे तो ज्यादा मजा आएगा, और कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो मौखिक होंगी, उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे तो आपको जो है इस पाठ के रिलेटेड किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात है कि हम चाहते हैं कि कैसी सरकार होनी चाहिए। क्या सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारी बातें सुने, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, या ऐसी हो जो अपने मनमाने ढंग से काम करे। तो आपके दिमाग में बात यही आएगी, सर सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारी बातें सुने। ठीक है, तो उसी सरकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसी सरकार होगी जो जनता की आवाज बनेगी। तो आप देखते हो किसी भी देश में शासन प्रशासन करने का कार्य किसका होता है, तो उसके लिए जो है कार्यपालिका में एक जो है सरकार चुनी जाती है। आप देखते होंगे वोट दिया जाता है, कहीं कहीं पे वोट नहीं होता है, वोटिंग नहीं होता है, फिर भी वहां पर सरकारें होती हैं। तो आप देखोगे किसी भी देश के पहला आप लिखेंगे किसी भी देश में, किसी भी देश के प्रशासन को चलाने का कार्य कौन करता है, चलाने का कार्य कौन करता है। तो आप कहेंगे सर एक होती है सरकार, और वही सरकार जो है देश के शासन प्रशासन की बागडोर को संभालती है। तो भाई सरकार कैसी होनी चाहिए। अगर हम अपने देश की बात करते हैं बेटा, तो हमारे यहाँ जो सरकार के मुखिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो आप कहते हैं सर प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है उसी को जो है हम सरकार के अंतर्गत जानते हैं। वही जो है नियम बनाते हैं और साथ में जो है उन योजनाओं को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। ये कार्य किसका है, सरकार का कार्य होता है। सरकार चाहती है कि हमारे देश के सभी नागरिकों की जो आवश्यकता है, जो उनके बुनियादी सुविधाएं प्राप्त नहीं है, जो उनको चाहिए, उनको योजनाओं के माध्यम से जो है पहुंचाया जाए, जिससे हमारे देश की जनता का सामाजिक आर्थिक कल्याण हो सके। ये कार्य जो है हमारी सरकार करती है, हमारे भारत की सरकार करती है। अब बात एक इसमें आ गई, सर जनता की आवाज की बात कर रहे हो, तो आप देखते हो कि हमारे देश का जो शासन प्रशासन है, या आप देखोगे सरकार चुनने की जो प्रक्रिया है, उनको चुनता बेटा कौन है, तो आप कहेंगे सर अभी इलेक्शन हुआ था तो हम देखे थे कि हमारे जो है क्षेत्र के जो सांसद महोदय हैं आए थे और हाथ जोड़ करके बोले थे कि आप सभी जो है हमें मतदान करके विजयी बनाओ, हम आप सभी की आवाज बन करके सदन में बोलेंगे और आपकी आवश्यकताओं के लिए जो है हम पूर्ति के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखोगे कि उस सरकार को चुना किसने, तो आपने कहा जनता ने चुना। ठीक है, तो आप देखोगे सरकारें जो होती हैं कहीं कहीं पर आप देखोगे जनता उनको चुनती है, कहीं कहीं पर ऐसे भी सरकारें होती हैं जिसको जनता नहीं चुनती है। यानी सरकारें दो प्रकार की होती हैं। सरकार आपको दो प्रकार से दिखाई देती है। एक लोकतांत्रिक होती है, यानी जो उनका शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है उसके प्रशासक को जनता यदि चुनता है तो लोकतांत्रिक है। अगर जनता द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं तो उसको कहा जाता है गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो
तो इन्हीं दोनों में जो है थोड़ा सा हम अंतर देखेंगे, क्योंकि अगर अपने आप की खूबसूरती देखना है तो हम किसी को देख लेंगे, उससे थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे, तब पता चलेगा वारे हम ही ठीक हैं, हम ठीक ही हैं। तो ऐसे देखेंगे, क्योंकि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर जो है शासन व्यवस्था चलाने की पावर जिसके पास होती है उनको जो है जनता चुनती है। क्या? जनता चुनती है। तो इसी बात को हमें पढ़ना है कि लोकतांत्रिक शासन आखिर कैसे चलती है। तो आप देखोगे, लोकतंत्र का मतलब है लोकतंत्र जनता का। अभी देखेंगे, हमने आपको बताया लोकतंत्र पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं, उनका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने लिखा है कि जनता का और जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यानी लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन व्यवस्था दिखाई देती है वह सब किसके अंतर्गत आती है? लोकतंत्र के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? लोकतंत्र के अंतर्गत आती है। इसी बात को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? जनता करती है, जनता चुनती है। अलग अलग प्रतिनिधियों को प्रतिनिधि जो है सरकार को चुनते हैं, सरकार को चुनते हैं, तब देश की एक सरकार होती है। वह सरकार जो है अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक कदम उठाती है, अलग अलग योजनाएं लाती है, जिससे उनकी जनता का सामाजिक आर्थिक कल्याण हो सके, यानी समाज में उनकी वैल्यू हो, वर्चस्व हो और सबको समान अवसर मिले। इसका प्रयास कौन करता है? हमारे देश की सरकार करती है, या किसी भी देश की सरकार करेगी जहां पर जो है डेमोक्रेसी होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। लोकतांत्रिक जो अपने आप को, अभी देखोगे कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कहते हैं अरे हम लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ सभी को आजादी है। जो अपने आप को बताते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, तो उनकी थोड़ा सा अलग अलग जो देश हैं जो कहते हैं अरे हम पावरफुल हैं, हमारे यहाँ जनता के हाथ में सारी शक्तियां हैं, उनकी एक एक कड़ी को देखने वाले हैं और देखेंगे आपके यहाँ लोकतंत्र है, अरे ये लोकतंत्र नहीं है, अरे लोकतंत्र शासन व्यवस्था सीखना है भारत से सीखो। भारत के जनता के पास जो है मतदान का पावर है, शक्ति है, जब चाहे सरकार बदल सकती है 5 साल बाद, जब वोट देने का टाइम आएगा तब बदल सकती है ना। चलो, लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच समानताओं और असमानताओं से जुड़ी हुई हैं। आप देखोगे कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनमें कितनी समानता है और उनमें कितनी असमानता है, इस बात को पढ़ना है। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। क्या था? कि लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, कि जो शासक होगा, शासक को कौन चुनेगा? शासक को कौन चुनेगा? शासक को कौन चुनेगा? सबसे सरल पैमाना था, अगर शासक जो है जनता चुनती है, जनता चुनती है तो उस देश में जो है डेमोक्रेसी है, ठीक है। इसी कड़ी को थोड़ा सा हम सुलझाने वाले हैं। डेमोक्रेसी, अब गैर डेमोक्रेसी वाला मतलब आप कह सकते हो कि गैर लोकतांत्रिक शासन कैसा होगा? कि जहां पर जो शासक है, शासक जनता द्वारा नहीं चुना जाता, जनता द्वारा नहीं चुना जाता। जब जनता द्वारा चुना नहीं जाएगा तो जनता की आवश्यकताओं पर
काम नहीं करने वाला है। अच्छा करेगा भी बेटा, करेगा, उनको भी जो है अपने देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन वह सुविधाएं, वह जो है आप कह सकते हो अधिकार जनता के पास नहीं होता है जिससे अपने प्रशासक को बदल पाए। ठीक है, एक एक कड़ी को सुलझाते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पड़ोसी देश म्यांमार। कहां पर? म्यांमार। तो आप देखोगे भारत की सीमा से जुड़ा हुआ एक देश है, इस देश का नाम है म्यांमार। म्यांमार की कहानी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि यहां पर जो है प्रशासक, जो शासक थे, उनको जनता ने चुना। ठीक है, लेकिन म्यांमार में सैनिकों का चुनाव जो है लोगों ने नहीं किया था। यानी नेता का चुनाव जनता करती है, सेना का चुनाव जनता करती है? नहीं करती है ना, सेना का चुनाव जनता नहीं करती है। तो जो लोग जो है लोगों का सेना पर नियंत्रण था, वह जो है देश के शासक बन गए। कैसे? कि वहां पर तख्ता पलट हुआ, वहां पर जो यानी प्रशासक थे, शासक थे, उनको हटा करके जो है, इनको हटा करके जो है, जो सेना के उच्च अधिकारी थे वो जो है राजपाट यानी शासन प्रशासन का काम करने लगे। शासक के फैसले में लोगों का कोई भागीदारी था? जो ये प्रशासक थे, जो शासक थे, पहले सेना का देखरेख करते थे, देश का चलाने की शक्ति किनके हाथ में थी? इनके हाथ में थी। लेकिन तख्ता पलट किए और इनके स्थान पर जो है इन्होंने अपना शासन चलाने का जिम्मेदारी शुरू किया। तो क्या इनको जनता ने चुना था? तो आप कहोगे सर जनता ने नहीं चुना था, तो क्या यहां पर डेमोक्रेसी है? नहीं है। अब चलते हैं दूसरे देश। अब हम चलते हैं चिली। कहां पर चलते हैं? चिले चलते हैं। चिले में जो है एक तानाशाह है, इनको देख लेते हैं। चिली कहां है? सबसे पहले हम आपको बता दें, ये है दक्षिणी अमेरिका। जो दक्षिणी अमेरिका उपमहाद्वीप है, वहां पर एक देश है बेटा, उसका नाम क्या है? यहां पर, यहां से लेकर के यहां पर ये है चिली। मिर्च वाला चिली नहीं, ठीक है, चिली है। चिली का थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, चिली में क्या हुआ था। यहां पर पिनोसे थे। पिनोसे जैसे तानाशाहों का चुनाव क्या लोग किए थे? लोग इनका चुनाव नहीं किए थे। तो क्या यहां पर डेमोक्रेसी है? यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है शासक को कौन चुनेगा? शासक जनता द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सऊदी अरब चलते हैं। कहां पर? सऊदी अरब चलते हैं। यहां पर राजतंत्र है, यहां पर जो राजशाही व्यवस्था है, सऊदी अरब के जो शाह हैं, क्या इनको जो है जनता ने चुना? तो आप कहेंगे नहीं, यहां पर जन्म के आधार पर है। जन्म के आधार पर जो है राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, कि राजा के घर में इनका जन्म हुआ था, इसलिए जो है जन्म के आधार पर जो है उनकी विरासत को संभालने का काम ये सुल्तान साहब कर रहे हैं। तो यहां पर जन्म के आधार पर है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि सरकार जो है, सारी सरकारें चाहती हैं कि जो है शासक कैसे चुने? मतदान द्वारा चुने जाएं। किससे? मतदान द्वारा चुने जाए। यानी समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना और कहलाना चाहती है कि हमारे यहाँ जो है जनता को अधिकार बहुत सारे हैं, जो एक जो है लोकतांत्रिक देश में होती है। तो उनकी जो है इस बात को थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या सही में ऐसी व्यवस्था है, तो देखना तो पड़ेगा। तो एक एक देश को देख लेते हैं। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाले सरकार के बीच में सावधानी पूर्वक थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? फर्क देखना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हम 4 घंटा पढ़ते हैं, कुछ लोग रियल में 4 घंटा पढ़ते हैं। तो एक बार तो देखना पड़ेगा ना कि 4 घंटा पढ़ते हो और एक न्यूमेरिकल दिए हल नहीं हुआ। ये देखना, एक फर्क तो देखना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि डिमोटिवेट करना, इसलिए कि भाई झूठ ना बोलो, हम पाखंड से आपके परिचित हैं। जो 4 घंटा आप बोलते हो ना, कर लो मजा आ जाएगा, कर लो मजा आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए फर्क देखना है। अब हम चलते हैं कहां पर?
अब हम चलेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, इनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आखिर जो लोकतंत्र है जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन व्यवस्था है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता यह होती है कि जनता द्वारा जो चुने हुए नेता जो है प्रमुख फैसले कौन लेता है, जो जनता द्वारा चुने हुए नेता होते हैं। यानी फैसला किनके हाथ में होगा, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, मोदी जी को किसने चुना, जनता ने चुना। उनके जो सांसद हैं बीजेपी के, उनको किसने चुना, जनता ने चुना। अब जनता ने चुना तो सरकार में है, तो वैध सरकार है, वैध सरकार जो होगी वह फैसला लेगा और कोई फैसला नहीं लेगा। अगर लेगा फिर अलोकतांत्रिक हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। लोकतांत्रिक में क्या है कि हर प्रमुख फैसला कौन लेगा, जो जनता द्वारा चुना हुआ शासक होगा। अगला, यहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। जब चुनाव आएगा तो सबको बराबरी का अवसर दिया जाएगा, चाहे सरकार में जो पार्टी है उसको भी उतना मौका होगा, उतने विपक्ष के लोगों का होगा, या छोटे मोटे चाहे राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, सबको जो है बराबरी का अवसर दिया जाएगा। अच्छे लोकतंत्र की खूबसूरती ये है। अगला, एक व्यक्ति, वहां पर एक व्यक्ति और एक वोट और उसका मूल्य भी एक होना चाहिए। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत की बात कर लें, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है बेटा। यहां पर हर व्यक्ति का कितना वोट, एक वोट, कितना, एक वोट। चाहे वो देश के उद्योगपति हो चाहे जो है कमजोर तबके के गरीब लोग, सबका वोट कितना, एक। मूल्य कितना, एक वोट। ये नहीं कि अंबानी का 10 वोट है उनके वोट का बराबर, ना, एक वोट उनका भी उतना, एक वोट जो है गरीब आदमी का भी, शहर में रहने वाले लोगों का भी एक वोट, गांव में रहने वाले रामू का भी एक वोट, प्राइम मिनिस्टर का भी एक वोट, और उस ऑफिस में काम करने वाले उस प्यून का भी जो है एक वोट। यानी सबका जो है वोट बराबर। और दूसरी बात, अधिकारों का सम्मान। जिसको जो अधिकार मिला है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दूसरे के अधिकारों का भी संरक्षण करे, सम्मान करे, वही एक अच्छे लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती होती है। अब हम देखेंगे अपने पड़ोसी देशों का, जो कहते हैं हमारे यहाँ भी तो लोकतंत्र है, तो इसी पैमाने पर बेटा सबको हम देखेंगे। 4 पैमाना है कि चुने हुए नेता जो है फैसला लेंगे, साथ में जो है निष्पक्ष चुनाव होगा, स्वतंत्र होकर के चुनाव होगा, एक व्यक्ति एक वोट होगा और अधिकारों का जो है सम्मान किया जाएगा। इस पैमाने को जो है हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, कई सारे देशों के बारे में जानकारी लेकर के, कि यहाँ पर अगर कहते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है, बड़ा अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो एक बार चेक करना तो बनता है ना, कि एक बार चलते हैं उनके यहाँ और देख के आते हैं क्या माहौल है। कहते हैं कि अगर किसी देश की, किसी समाज का आपको सारा विश्लेषण देखना है, कहानी देखना है, तो आप जो है उस समाज के निचले तबके के लोग के पास चले जाओ, सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। आ जाओ। पहला, चुने हुए नेता द्वारा फैसला लेना, यानी शासक द्वारा, जो जनता द्वारा चुने हुए, जनता द्वारा चुने हुए शासक प्रमुख फैसला लेंगे। ये नहीं सेना का जो है अधिकारी ले लिया फैसला तो हो गया, नहीं, वो डेमोक्रेसी नहीं है। जनता ने जिसको चुना है वो जनता की आवश्यकता पर काम करेगा। अगर आप किसी को मॉनिटर चुनते हो तो मॉनिटर कहेगा ना, अरे अंकित हैं, ये गगन है, ये सब क्या है, हमारे दोस्त थे ना, इन्होंने हमें वोट दिया था, तो ये इनको जो चाहिए थोड़ा सा चिल्ला उल्ला लेंगे, नाम इनका नोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जनता द्वारा चुने हुए शासक प्रमुख फैसले लेंगे, प्रमुख फैसले लेंगे, प्रमुख फैसले लेंगे। प्रमुख फैसला कौन लेगा बेटा, जनता द्वारा चुने हुए शासक लेंगे।
अब ये कहानी थोड़ा सा आ जाते हैं। यहां पर जो है ये है पाकिस्तान के जो है शासक हैं, पाकिस्तान के शासक हैं, पड़ोसी पाकिस्तान है अपना, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो है शासक हैं, ये शासन प्रशासन करते थे। इनका नाम है नवाज शरीफ, नवाज शरीफ था। इनका ठीक प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ। क्या हुआ कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो सेना के जो है अध्यक्ष थे, वो अक्टूबर 1999 में तख्ता पलट कर देते हैं। इनकी अगुवाई में जो है तख्ता पलट हो जाता है। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया कि भैया ये जो है नवाज शरीफ काम वाम करने वाले नहीं है, अब जो है सारा यानी देश का शासन प्रशासन का कार्य कौन करेगा, मैं करूंगा। ठीक है, सेना किसके अंडर में काम कर रही थी, जनरल परवेज मुशर्रफ के जो है अंडर में काम कर रही थी। अब बताओ नवाज शरीफ को किसने चुना था, इनको जनता ने बेटा चुना था, जनता ने चुना था ना इनकी सरकार को। लेकिन क्या सेना के अधिकारी को परवेज मुशर्रफ साहब को क्या जनता ने चुना था, नहीं चुना था। लेकिन यहां पर जब 1999 में तख्ता पलट हो जाता है और यहां पर जो है उनकी सरकार को यानी नवाज शरीफ की सरकार को हटा दिया जाता है और खुद को जो है क्या बना दिया जाता है, मुख्य कार्यकारी घोषित कर देते हैं, तो यहां पर क्या डेमोक्रेसी है, नहीं है। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। साल 2002 में जनमत संग्रह करा करके अपना कार्य जो है 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब बताओ जनमत संग्रह कराए और साल 2002 में जो है अपना कार्यकाल 5 साल बढ़वा लिए। अब जनमत संग्रह में निर्भय होके सब वोट दिए होंगे, नहीं दिए होंगे ना। जब ये सरकार को गिरा सकते हैं तो बोलो जनमत का वोट भी इधर उधर करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, करा सकते हैं ना। ये काम पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले ने जो है इन पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इनमें बड़े पैमाने पर क्या हुआ, गड़बड़ियां हुई। यानी परवेज मुशर्रफ साहब पर मीडिया ने आरोप लगाया और बहुत सारे मानवाधिकार जो आयोग थे इन पर यह आरोप लगाया कि जो जनमत संग्रह 2002 में परवेज मुशर्रफ साहब कराए हैं ना, उसमें बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। लेकिन फिर भी ये ताना आया। ठीक है, अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए जो है पाकिस्तान के संविधान को बदल दिए और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। जो ये कानून बनाए कि राष्ट्रपति बन गए हैं और अपना कार्यकाल जो है बढ़ा लिए हैं। तो यहां पर वह ऑर्डर क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है, जो राष्ट्रीय असेंबली है उसको भंग कर सकता है और जो प्रांतीय असेंबली है उसको भी भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य कौन थे, फौजी अधिकारी थे। जो असेंबली बनाई गई थी उसका देख रेख करने का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद करती थी। ठीक है, उसमें अधिकतर जो लोग थे कौन से थे, फौजी थे। और जो है आप देखोगे सेना अध्यक्ष थे। अब सेना अध्यक्ष किसको रखेंगे बताओ, अगर आप बन जाओगे राष्ट्रपति तो किसको रखोगे, अपने दोस्तों को पहले रखोगे, तो उनको रख लिए। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। चुनाव के पश्चात इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। यानी आप देखोगे जो शासन की सर्वोच्च शक्ति किसके पास था, क्या जनता चुनाव हुए ना, जनता ने वोट दिया, क्या प्रमुख फैसले लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का था, नहीं था। क्यों, क्योंकि यहां पर शासन
की जो है सर्वोच्च शक्ति किसके पास थी? प्रमुख फैसलों की सेना के पास था। किसके पास था? सेना के पास था, परवेज मुशर्रफ के पास था। मुशर्रफ के पास था, इनके पास था। तो क्या यहां पर लोकतंत्र है? चुनाव हुए, लेकिन क्या प्रमुख फैसले लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का है? नहीं है ना। किसके पास है? सेना के पास है। इस प्रकार पाकिस्तान के चुनाव में हुए और परवेज मुशर्रफ के पास था। पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया। हम ऐसा नहीं कह सकते लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। देखो, जनता ने जो है, चाहे राष्ट्रीय असेंबली हो और चाहे जो है, राष्ट्रीय का मतलब है पूरे देश के लिए जो सरकार होगी, और प्रांतीय का मतलब जैसे आपकी जो है हर प्रदेश के अलग अलग सरकारें हैं, उनका चुनाव किसने किया? उन प्रतिनिधियों को जनता ने उनका चुनाव किया। ठीक है, जो ये प्रतिनिधि थे इनका चुनाव किसने किया? चुनाव किसने किया? जनता ने चुना। जनता ने चुना। लेकिन क्या जो प्रमुख फैसले थे उसको लेने का अधिकार क्या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का था? नहीं था। किसका था? सेना के पास था, जनरल मुशर्रफ के पास था। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तव में शासक नहीं थे, केवल जो है ये प्रमुख फैसले नहीं लेते थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला लेना सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास में नहीं था। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्था में होता है, जैसा कि जो है राजतांत्रिक व्यवस्था में होता है। किसमें? राजतांत्रिक व्यवस्था में होता है। इस प्रकार जो है राजतांत्रिक शासन व्यवस्था में होता है, उसी प्रकार जो है पाकिस्तान में हो रहा था। तो अगर हम आपसे पूछें कि बेटा ये बता दो कि पाकिस्तान में चुनाव तो हुए, क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो है नेशनल है? क्या लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में आप उसको देखोगे तो आप सिरे से नकार दोगे कि सर ये नहीं हो सकता है। ठीक है, वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। राजतंत्र में, राजतांत्रिक में व्यवस्था में असेंबली तो होगी, संसद तो होगी। अरे संसद तो लुई 16वां के भी पास था, लेकिन प्रमुख फैसले लेने का काम किसका था? लुई 16वां का था। तो उनके पास संसद तो था, असेंबली तो थी, लेकिन प्रमुख फैसले कौन लेता था? राजा लेता था। तो वैसे ही व्यवस्था कहां पर है? पाकिस्तान में है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में हो। इसलिए इन लोगों का शासन जो है, हमें नहीं कह सकते हैं कि यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इनको जो है हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर लोगों का शासन। क्या यहाँ पर लोगों का शासन होगा? नहीं, यहाँ पर लोगों का शासन नहीं होगा, या क्योंकि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है यहाँ पर प्रमुख फैसले नहीं ले रहे हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो पहली विशेषता क्या थी कि जनता द्वारा चुने हुए शासक ही प्रमुख फैसले लेंगे। तो इस पर जो है पाकिस्तान का जो एग्जाम्पल लिए थे ये खरे नहीं उतरे, तो यह राष्ट्र जो है लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं है। तो कैसा राष्ट्र है बेटा? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। तो पहली जो कसौटी थी पाकिस्तान उस पर खरा नहीं उतरा। तो हम कह सकते हैं, एक बार बार कह दें कि हम जो है लोकतांत्रिक देश हैं, हम जो है मानने वाले नहीं हैं। अब चलते हैं अगली विशेषता की तरफ। अगली विशेषता की तरफ चलते हैं, अगली विशेषता की तरफ चलते हैं बेटा। अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। कहां पे चलेंगे? चीन। कहां पर चलेंगे? चीन चलते हैं। कहां पर? चीन चलते हैं बेटा, चीन।
हाँ चीन चलते हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे स्वतंत्र, दूसरा जो क्राइटेरिया है क्या है कि भैया स्वतंत्र, देखो जनमत संग्रह कराए थे परवेज मुशर्रफ, लेकिन आपने देखा था कई लोग जो है आरोप लगाए कि उसमें धांधली हुई थी। तो अब जो नेता चुने जा रहे हैं, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, उनको कैसा माहौल चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष मुकाबला। स्वतंत्र और निष्पक्ष मुकाबला, इसको देखते हैं। अब हम चलते हैं चीन। चीन में देखेंगे, चीन की जो संसद है उसका नाम है कवांगुओ रेमन दाई बियानो। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं इसको। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। यहां पर भी बेटा चुनाव होता है, कहां पर? चीन में। लेकिन इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार होता है कि जो ये प्रतिनिधि चुन के आते हैं, वही प्रतिनिधि जो है देश का राष्ट्रपति कौन होगा वो डिसाइड करते हैं। लेकिन यहां पर समस्या क्या है? समस्या है कि यहां पर एक पार्टी है, उसका नाम है खतरनाक पार्टी। ठीक है, यहां पर जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं लगभग 3000 सदस्य चुन के आते हैं। कितना? 3000 सदस्य चुन के आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव जो है सेना भी करती है। चुनाव लड़ने पर पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। कोई भी उम्मीदवार होगा उसको जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है किससे परमिशन लेना पड़ेगा? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा। क्या निष्पक्ष हो गया? स्वतंत्रता मिली, पहले परमिशन लो। उसके बाद सब ठीक ठाक चुनाव हो रहा था। वह संसद जो है किसको? राष्ट्रपति को चुनती थी, आराम से सब ठीक ठाक हो रहा था। लेकिन साल 2002 से 3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। यानी कम्युनिस्ट, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थी, वह पार्टी और उसके साथ जो अलाइन थी, उसके साथ जो मर्ज थी, या आप कह सकते हो गठबंधित में थी, उन्हीं को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती थी, हमेशा जो है किसकी बनेगी? क्योंकि सारे उम्मीदवार किससे परमिशन ले रहे हैं? कम्युनिस्ट, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ले रहे हैं, तो सरकार हमेशा किसकी बनेगी? उसी के तो उम्मीदवार होंगे, चाहे जीते। जो जीतेगा वो भी उसी का, जो हारा वो भी उसी का था। ठीक है, अब देखोगे कि यहां पर क्या चुनाव निष्पक्षता के साथ हुआ। यहां पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, अगर हम मान लें सीपीआई, क्या सीपीआई अगर हम मान लें, चीन की जो सीपीआई पार्टी है, तो इसके साथ साथ छोटी पार्टियां भी तो होंगी, बहुत सारी छोटी पार्टियां होंगी। क्या उनको समान अवसर मिला? सबको नहीं मिला। तो यहां पर स्वतंत्रता मिली चुनाव लड़ने की? नहीं मिली। निष्पक्षता हुई? नहीं हुई। तो एक दूसरी क्राइटेरिया पे ये भी खरे नहीं उतरते हैं। अब हम चलते हैं मैक्सिको। कहां पे चलेंगे? मैक्सिको। मैक्सिको पे चलते हैं। ये अमेरिका से जो है अब देखोगे सटा हुआ एक देश है। यहां पर चलते हैं। यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक पार्टी है, पार्टी की बात बाद में करते हैं। लेकिन मैक्सिको जब आजाद होता है 1930 में, तो मैक्सिको में हर 6 वर्ष पर राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते थे। चुनाव हर जगह होता है, चुनाव हर जगह हो रहा है, लेकिन देखना निष्पक्षता कहां पर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में जो है PRI, कौन सा? PRI, ये पार्टी जो है इसी को जीत मिली, हर बार इसी को जीत मिली। इसका मतलब इस पार्टी का जो है पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, इसको जीत मिलती है। विपक्षी दल जब बार बार जो है इन्हीं को जीत मिलेगी, तो क्या ये विपक्षी दलों को ठीक प्रकार से रहने देंगे? नहीं रहने देंगे ना, उनको क्रिटिसाइज करेंगे। कैसे करते हैं देखो, विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। हथकंडे अपनाए जाते हैं। हाल में अगर जो है
हर हाल में जो है जीत हासिल करना है, इसके लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए। प्रधानी का चुनाव होता है ना, जीत होना है चाहे जो बांटना पड़े। क्या क्या नहीं बंटता है चुनाव में, देखे हो ना। आपको तो केवल बिल्ले मिलता है, और तो जो वोटर होते हैं उनको पता नहीं क्या क्या मिलता होगा। ठीक है, जीत हासिल करने के लिए जो है वो मतलब कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है कि भाई विपक्ष को जो है टीवी चैनलों पर नहीं दिखाना है। हमारी बातें देखो, जनता उन्हीं को देखेगी तो मान बैठेगी कि एको यही है। वो भी मानेंगे कि एको हम द्वितीय नास्ति, हम ही हैं, हम ही को दिखाओ। अगर नहीं दिखाओगे टीवी चैनल बंद करा देंगे हम आपका। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी में बैठकों में जाना अनिवार्य था कि आपको जो है उस बैठक में जाना है। अब जब वहां पर जाओगे तो कुछ बात बताया जाएगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। साथ में सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक थे और वो जो है बैठक में जाते थे, क्योंकि वो भी सरकारी दफ्तर था, वो अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से उस पार्टी के लिए PRI के लिए जो है PRI के लिए क्या कहते थे, वोट देने को कहते थे कि इनको वोट देना है। जब सभी पूरा सरकारी तंत्र PRI के पास होगा तो क्या विपक्षी दलों के पास कुछ रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। क्या निष्पक्षता यहां पर है? नहीं है, पक्षपाती है। तो इन्हीं का जो है सब सपोर्ट करेंगे तो आखिर पार्टी कौन सी जीतेगी? वही जीतेगी जिसका सब समर्थन कर रहे हैं। बताओ, जिसका सब समर्थन कर रहे हैं पार्टी वही जीतेगी कि नहीं जीतेगी? पार्टी तो वही जीतेगी ना जिसका सब समर्थन कर रहे हैं। और मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखती थी। जो मीडिया थी, मीडिया कैसी होनी चाहिए? मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए, यानी मीडिया को समालोचना करना। क्या करना है? मीडिया को समालोचना करना चाहिए। लेकिन ये करती क्या है? ये सरकार की प्रशंसा और विपक्ष की आलोचना। विपक्ष की आलोचना। सरकारें किसकी गुलाम हो गई? मीडिया किसकी गुलाम हो गई? सरकारी तंत्र की गुलाम हो गई। सरकार की प्रशंसा कर रही, अच्छा PRI वाली पार्टी बड़ा अच्छा काम कर रही, जो विपक्ष थी उसकी आलोचना कर रही, आपने ये कर दिया। जबकि प्रश्न किससे पूछना चाहिए? लोकतंत्र में अगर आप स्वतंत्र हो तो किससे प्रश्न पूछोगे? आप सरकार से पूछोगे या जो है विपक्ष से? अगर हम आपके जो है स्कूल की बात करें कि आपके टीचर मैथ के टीचर हैं, एक मैथ के टीचर हैं और एक SST के टीचर हैं। अगर जो है आपको SST में समस्या है तो क्या मैथ वाले टीचर की जिम्मेदारी है या SST वाले की? किसकी जिम्मेदारी? बताओ, किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी SST वाले की है। बोलो बेटा, प्रश्न आप मैथ वाले से पूछोगे या SST वाले से? आपको SST वाले से प्रश्न पूछना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी जिनके हाथ में है कि उन्होंने प्रभार उठाया है, बीड़ा उठाया है कि आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, तो आपके सारे प्रश्नों का आंसर देने का कार्य कौन करेगा? SST वाले टीचर करेंगे, ना कि मैथ वाले टीचर करेंगे। तो मीडिया को सवाल किससे पूछना चाहिए? क्योंकि मीडिया जनता की बात उठाती है, तो सवाल किससे पूछना चाहिए? सरकार से पूछना चाहिए। लेकिन चूंकि मीडिया जो है किसके अंडर में काम कर रही है? सरकार ने इसको जो है घेर रखा है, तो ये सरकार की प्रशंसा कर रही है और विपक्ष की जो है आलोचना कर रही है। और साथ में विपक्ष क्या कर रहा है? ग्रोथ करने के लिए, जनता को रिझाने के लिए उस पर नजर किसकी है? मीडिया की है। ये भी सरकार का जो है यानी एक पार्टी विशेष के अंदर में ही काम कर रही है। कहां पर? मैक्सिको में। ठीक है।
कई बार एकदम आप देखोगे कि अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह कर दिया गया। अच्छा, यहां वाले जो है विपक्ष वालों को ज्यादा वोट देंगे ना, तो यहां पर जो मतदान केंद्र बनाना है हटा करके दूसरी जगह बना दो, दूसरी जगह बना देंगे, नहीं यहां बनाएंगे। अगर देखो यहां पर दो पार्टी है, ए और बी, पार्टी दो है, ए और बी दो पार्टी है, ठीक है। एक गांव है, ठीक है, और एक गांव यहां पर है। अच्छा, गांव एक साथ नहीं बनाते बेटा, अलग अलग बनाते। यहां पर ए और बी, यहां पर इस गांव में जो है, इस गांव में बी का वर्चस्व ज्यादा है, बी का ज्यादा वोट है, यहां पर ए का वोट ज्यादा है। सरकार किसकी है? सरकार ए की है। क्या? सरकार ए की है। अब ए वाले का दबदबा कहां पर है? यहां पर है, और मतदान केंद्र बनना था यहां पे, तो सरकार क्या करेगी? अंतिम दिन जो है इसको चेंज कर देगी, यहां पर इस कोने पे बना देगी। अब ए वाला यहां पर आएंगे तो थोड़ा भयभीत होके ही आएंगे। जब कई लोगों के साथ गुजरेंगे तो कहेंगे भैया वोट देना है, दे करके आना, लौटोगे तो इधर से, ठीक है। तो अंतिम क्षण में आप देखते हो मतदान केंद्र ही बदल दिया जाता है, यानी उस सरकारी तंत्र का जो है बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। यानी यहां पर इनका वोट था, जब यहां पर कर देंगे ये जो है वोट नहीं दे पाएंगे। जब वोट नहीं दे पाएंगे, ये वाला पूरा दे दिए, जीत किसकी हो गई? ए की फिर से जीत हो गई। तो इस तरह से जो है हर हथकंडा अपनाया जाता है जीतने के लिए। तो निष्पक्षता बेटा यहां पर नहीं है। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे भी खर्च करती है। यानी पीआरआई जो पार्टी थी, वो जो है पार्टी है, वो अपने उम्मीदवार पर खूब पैसा खर्च करती थी कि खूब प्रचार प्रसार करो, जनता को जो है खूब लुभाओ, ठीक है, लेकिन जीत के आना है। कुछ भी करो, दैहिक दैविक भौतिक कोई साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन जीतना है। क्या करना है? जीतना है। हर हथकंडा अपनाती थी। अब इससे क्या पता चलता है? क्या यहां पर निष्पक्षता है? क्या निष्पक्षता है? तो इसका विश्लेषण थोड़ा सा करते हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं था। देखो, चीन के पास जो है विकल्प की कमी थी। अगर एक ही हमारे देश में अगर हम बात करें, एक ही जो अभी वर्तमान सरकार बीजेपी की है, यही एक ऑप्शन हो, तो क्या जनता को दूसरी पार्टी चुनने का अधिकार होगा? नहीं चुन पाएगी, क्योंकि एक है। तो यहां पर विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। लेकिन आप देखोगे मैक्सिको में विकल्प तो है, विकल्प ए है, विकल्प बी है, लेकिन यहां पर दूसरे के साथ जो है बहुत ही आप कह सकते हो निष्पक्षता यानी पक्षपाती रूप से कार्य किया जा रहा है, इसलिए जीत हासिल यहां पर हो रही है। लोगों को शासक दल या उनके पास स्वीकृति उम्मीदवारों को ही वोट देना है, यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ही चीन में वोट देना है। दूसरे को आप वोट नहीं दे सकते हो, दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे सकते हो। इसकी क्या कमी है, इसकी क्या खूबसूरती है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अभी यही देखेंगे कि क्या चीन में विकल्प है? चीन में विकल्प नहीं है, लेकिन आपके सामने अगर भारत में देखें, भारत में कई पार्टियां हैं, सारा विकल्प है। अगर वो ठीक काम नहीं कर रही, आप दूसरे को चुन लो, तीसरे को चुन लो, चौथे को चुन लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या इसे हम मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? चीन का चुनाव मनपसंद है? आपको पसंद है चीन वाला जैसे चुनाव करता है, ठीक है? तो आप कहेंगे नहीं हो, ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, यहां पर निष्पक्षता नहीं है। एक है पार्टी है, दूसरी तो है नहीं, दूसरी है नहीं, तो चुनाव कैसे होगा ठीक प्रकार से? अब देखते हैं मैक्सिको में। मैक्सिको मामले में ऐसा लगता है कि कहने को तो विकल्प है, कहने को विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी है। जनता के पास विकल्प है, ए को चुन सकती है, बी को चुन सकती है, या सी को चुन सकती है।
लेकिन असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह से वहां के शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि लोगों के चाहने पर भी नहीं हो सकता था, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष होते थे, चुनाव निष्पक्ष नहीं होते थे। निष्पक्ष चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव नहीं होते थे। निष्पक्ष चुनाव नहीं होते थे। अब इससे क्या पता चलता है कि डेमोक्रेसी का जो दूसरी विशेषता है, यानी लोकतंत्र शासन व्यवस्था का जो दूसरी विशेषता है, क्या उसे फॉलो किया जा रहा है दोनों देशों में? तो आप कहेंगे लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। यानी कि यहाँ पर दोनों पार्टियों ए और बी दोनों को चुनाव में समान अवसर मिले, चुनाव में समान अवसर मिले, चुनाव में समान अवसर मिलेगा तो जनता अपने आवश्यकता के अनुसार जो उसके हित में काम करेगा, वो जो है अपने प्रतिनिधि, अपने जो है नेता को चुन लेगा। तो जो दूसरी क्राइटेरिया थी उसको भी आपने देखा, कहीं पर विकल्प नहीं है, कहीं पर विकल्प है, फिर भी जो है वहां पर जो है क्या किया जा रहा है, निष्पक्षता बरती नहीं जा रही है, पक्षपाती रवैया जो है अपनाया जा रहा है। चलते हैं अगला भाई, एक वोट एक व्यक्ति, एक वोट एक व्यक्ति है, उसका एक वोट है और जो है मूल्य भी समान है। ऐसा नहीं है किसी का ज्यादा है किसी का कम है, यहाँ ऐसा नहीं है। यानी एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए जिसके हर नागरिकों का एक वोट हो, ठीक है, और साथ में जो है उसकी कीमत भी समान होना चाहिए, कीमत भी समान होना चाहिए। इस पर चर्चा कर लेते हैं। लोकतंत्र के होने का मतलब है, लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। यानी सबको जो है, जितने भी वयस्क हैं उनको मत देने का अधिकार प्राप्त हो। आपने देखा था फ्रांस में, क्या सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार था? तो आपने देखा नहीं था, क्योंकि वहां पर 21 वर्ष के लोगों को जो है वोट देने का राइट था, लेकिन संपत्तिवान पुरुष के पास, जिसके पास पैसे नहीं है, उनके पास संपत्ति नहीं है, वो उनको राइट नहीं था वोट देने का। कुछ दिनों के लिए तो मिला था जब रोबेस्पीरे की सरकार थी, लेकिन पुनः जो है जब जो है बड़े मध्यम वर्ग के लोगों की सरकार आई, पुनः जो है किसकी वोट के राइट उनको फिर से मिलना बंद हो गया, जिनके पास पैसा नहीं था। तो यही अधिकार था, आप देखोगे पूरी दुनिया में कि सभी वयस्कों को जो है मत देने का अधिकार हो। हर देश में ये जो है मांग रही थी, आंदोलन हो रहे थे। अब इस सिद्धांत से लगभग पूरी दुनिया मान लिया कि भैया वोट होना चाहिए, लगभग वोट होता भी है, लेकिन किसी व्यक्ति का मतदान के समान अधिकार से वंचित करना, इसके उदाहरण कम नहीं है कि किसी का जो है वोट का मूल्य ज्यादा है, किसी का वोट कम है। दिए सब हैं कि आप वोट दे सकते हो, लेकिन किसी के ज्यादा है। आपने देखा था, देखो प्रथम स्टेट, द्वितीय, तृतीय 300 थे, 300 प्रतिनिधियों का कितना वोट? एक। कुलीन वर्ग के 300 प्रतिनिधियों का वोट एक, लेकिन जो तृतीय स्टेट था 600 प्रतिनिधि थे, उनका भी वोट एक। क्या समानता है? समानता नहीं है। तो इस प्रकार इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति एक वोट और उसका मूल्य भी समान होना चाहिए। साल 2015 तक सऊदी अरब की बात करें तो वहां पर जो औरतें थी, औरतों को मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन साल 2015 के बाद वहां की औरतों को भी जो है मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब बात चलते हैं कहां पर, हम बात चलते हैं एस्टोनिया। कहां पर? एस्टोनिया चलते हैं। एस्टोनिया ने अपने यहां नागरिकता के नियम में कुछ ऐसे बदलाव लाए जिससे जो रूसी अल्पसंख्यक समाज थे उन लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में थोड़ा सा मुश्किल होने लगी। यानी जो
यहाँ पर रूसी अल्पसंख्यक थे उनको जो है राइट्स कम मिली और यहाँ के लोगों को राइट्स ज्यादा मिली। तो यहाँ पर आप देख रहे हो समानता नहीं है, यानी वोट देने के अधिकार में भी समानता यहाँ पर भी नहीं है। अब चले आते हैं भाई फिजी, चलते हैं कहाँ पर, फिजी। फिजी पे बेटा बहुत सारे जो है भारतीय जो है फिजी में जा करके बसे हैं, यानी मूल वंश जो है उनका भारतीय मूल वंश के हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल निवासियों का वोट का महत्व, यानी अगर हम बात करें फिजी के मूल निवासी और साथ में भारत के निवासी, जो भारत के नागरिक हैं वहां पर जा करके बसे हैं, इनके वोट ज्यादा हैं, इनकी वोट की कीमत ज्यादा है, वोट की कीमत ज्यादा और इनकी वोट की कीमत क्या है, कम है। तो इसमें भी आपको असमानता नजर आती है। फिजी नागरिक के वोट ज्यादा है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन आप देखोगे भारतीयों के पास, यानी जो भारतीय मूल हैं उनका वोट का राइट कम है, कि अगर इनका जो है 100 रुपया होगा तो इनका जो है 80 रुपया है। क्या वोट के मूल्य में समानता है? समानता है, तो मूल्य में समानता नहीं है। मूल्य में समानता नहीं है तो क्या यहाँ पर डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है? नहीं है। ये भी जो है इसका हनन करते हैं, संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का जो है समान मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी वोटर का, किसी मतदाता का वोट ज्यादा और किसी मतदाता का वोट कम। ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा नहीं कहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता की बात किया जाता है। किसकी? समानता की बात किया जाता है कि हर व्यक्ति का वोट समान है, बराबर एक वोट है, उसके मूल्य भी समान है, घट बढ़ नहीं सकते हैं, तभी वह एक अच्छा जो है लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। अब बात करते हैं अधिकारों के सम्मान की। किसके? अधिकारों के सम्मान की, कि जिसको जो अधिकार मिले हैं वो जो है अपने कर्तव्यों के साथ अपने अधिकारों का संरक्षण करे और साथ में दूसरे के भी अधिकारों का संरक्षण करे। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा दूसरे देश। यहां पर चलेंगे अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका है, दिखाई दे रहा है, अफ्रीका है, अफ्रीका है। अफ्रीका में जो है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, वहां पर एक देश है, उस देशवा का नाम है, क्या नाम है? जिम्बाब्वे। क्या नाम है? जिम्बाब्वे। इसका नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे चलते हैं, चलो चलते हैं भाई जिम्बाब्वे। अब आप देखोगे कि भाई यहां पर जो है बार बार किसी प्रतिनिधि को आप चुन लेते हो ना, वो भी तानाशाही दिखाने लगता है कि अच्छा हम ही हम हैं, है ना, हम ही हम हैं। यही बात देखना है। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। जिम्बाब्वे अब थोड़ा सा आज़ाद हो गया है, यानी आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया है। उसके बाद देश पर ज़ानू पीएफ दल, कौन सा? ज़ानू पीएफ दल, यहाँ की जो पार्टी है बेटा ज़ानू पीएफ दल, इसकी जो है गवर्नमेंट है, यहाँ पर इसकी शासन व्यवस्था है, जिसने देश की स्वतंत्रता संघर्ष में अगुवाई किया। और इनके नेता जो थे रॉबर्ट मुगाबे थे। कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से शासन यहाँ पर कर रहे थे। यहाँ पर भी चुनाव नियमित रूप से होते थे। सदा जो है ज़ानू पीएफ दल ही जो है जीतता था, बार बार यही जीतता था। अच्छा, हमारे देश में भी शासन में आप देखोगे कि एक पार्टी का बहुत ज्यादा जो है 3 कार्यकाल था। तो वैसे यहाँ पर देखोगे कि बार बार कौन सी पार्टी जीतती थी? यही ज़ानू पीएफ दल। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके से जो है गलत तरीका अपनाते थे। आप देखोगे, देखो इनकी लोकप्रियता थी, लेकिन चुनाव जीतने के लिए ना ये भी जो है तरीका भी इनका गलत था। निष्पक्षता नहीं थी कि सबको जो है अवसर मिले। ये जो है जीतना है किसी तरह से भी जीतो, चाहे जो प्रचार प्रसार करो, इधर की बातें उधर की बातें, बस चुनाव जीतना है।
चुनाव जीतना क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था हो सकता है? लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जाती है। जनता जो चाह रही है उसके अकॉर्डिंग अगर मत मिल रहा है, अगर प्रतिनिधि जीत रहे हैं, तब लगेगा जनता खुश है। और आप जनता की अवहेलना करके हर हथकंडे अपना करके जीत जाओ, जनता आपसे खुश नहीं रहेगी। अगली बार देखेगी कि अगली बार जब आओगे ना, इतने खराब तरीके से हराएंगे कि आपको चलना फिरना जो है भूल जाओगे। यही बात होगी, देखना। आजादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी, उसकी जवाबदेही को कम किया था कि भाई आपकी सरकार है, अगर आप बेटा सरकार देखोगे कि अगर इनकी सरकार है, अगर देश की जनता की आवश्यकता जो होगी तो उसकी पूर्ति करना इनकी जिम्मेदारी है। अगर इनकी जिम्मेदारी है तो क्या ये अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? क्या अपनी जिम्मेदारी से अगर भाग रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ है। अधिकार तो ज्यादा चाहिए, तो क्या कर्तव्य नहीं चाहिए करना? आपको अधिकार अगर मिले तो क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं बनेगा कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इसका मतलब है आप के पास जो है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। देश को संजोना है, देश की देख रेख करना है, जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा, जनता की आवश्यकता के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, उनकी बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना पड़ेगा। ये काम किसका है? सरकार का है। तो भाग तो इससे सकते नहीं हो। अगर भाग रहे हो तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है बाबा, है ना। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ झाला कर दिया जाता था कि वो सभा कर रहे हैं, आप हुड़दंग मचा दिया गया। पता लगा जो है इधर उधर अफरा तफरी मची, उधर जो है उनके ऊपर केस कर दो, मुकदमा कर दो। ऐसे बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे थे जिससे विपक्षी दलों को परेशान किया जाए। सरकार विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया कि अगर आप सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन कर रहे हो तो वो गैर कानूनी होगी, वो कानूनी नहीं है। ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था कि आप जो है कितनी आलोचना राष्ट्रपति की कर सकते हो, उसका भी क्राइटेरिया बना गया था कि आप कितना इनको कह सकते हो। इससे ज्यादा कहोगे, जैसे श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि 100 गाली 99 गाली यानी 100 गाली माफ करेंगे, जैसे होगा तुरंत हम सरकार देंगे। तो इनका भी क्राइटेरिया बना दिया गया, आप इतने आलोचना कर सकते हो, अगर इतना हुआ तो आप पर दंड जो है लगेगा, आपको जो है जेल में डाला जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर की गई। और क्या हुआ? टेलीविजन हुए, रेडियो हुए, ये जो है सरकार के नियंत्रण में आ गए। यहां पर जो है शासक दल के ही विचार प्रसार होते थे कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार किसकी सरकार। तो टेलीविजन पे, रेडियो पे बार बार जो है एक ही पार्टी का आएगा तो लोगों का जो है दिमाग तो चकरा जाएगा कि यही है अकेले, उन्हीं को सुपर पावर, रोज सुपर पावर, रोज सुपर पावर अगर इनको करोगे तो लोग, जनता तो यही समझेगी, भोली भाली जनता की यही सुपर पावर है और सब जो है कमजोर पड़ रहे हैं। समझ रहे हो बात? तो सरकार के नियंत्रण में आ गए तो वो डेली जो है रोज उसी की चर्चा, किसकी? सरकार की चर्चा, सरकार की चर्चा। और अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था कि अखबार लिख सकते थे लेकिन सरकार के खिलाफ जो लिखेगा वो बचेगा। जो सरकार के खिलाफ जो पत्रकार बोलेगा, क्या वो टीवी चैनल पर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। वो जो है उनको छोड़ करके जाना पड़ेगा, उनको पत्रकारिता वहां पर नहीं करने दिया जाएगा, परेशान किया जाएगा। तो यही कार्य जो है सरकार करती थी। अब दिन भर जो है उन्हीं की बातें, ये कहाँ की बातें हम बता रहे हैं? कहाँ की? जिम्बाब्वे की बात है, गलत नहीं समझना, जिम्बाब्वे की बात बता रहे हैं, ठीक है।
सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, उसने जजों पर भी दबाव डाला। अदालत यानी जो न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र थी वहां की, जिम्बाब्वे की, उसकी भी परवाह नहीं करती थी कि अगर जज ने कोई जजमेंट सुनाना चाह रहे हैं सरकार के मंत्रियों के खिलाफ या उनके जो है किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ, तो जज पर भी दबाव बनाया जाता था कि अगर जो है आप फैसला सुनाए हो तो हम जो है आप पर कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे, तो उन पर भी दबाव बनाया जाता था। अंततः क्या हुआ, साल 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था कि बहुत अत्याचार कर लिए हो, अब ज्यादा अत्याचार आपका चलने वाला नहीं है। उनको हटा दिया गया था, उनको पद से विमुक्त कर दिया गया कि अब बहुत शासन कर लिए हो, चलो अब, है ना, चलो दूसरे की साथ। तो आप देखोगे कि जिम्बाब्वे का उदाहरण क्या बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की जरूरत है, पर इतना पर्याप्त नहीं है कि आप देखोगे कि हाँ इन्हीं की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। हो सकता है उनकी पॉपुलैरिटी लोकतांत्रिक ढंग से ना हो, कोई ना कोई ग्लिच हो। अब ज्यादा पॉपुलर जो इंसान होगा वही तो अन्य, देखो जिस पर आपको ज्यादा विश्वास होगा, विश्वासघात तो वही करता है ना। जब विश्वास नहीं है तो घात कहां से आएगा। देखें, लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। कि बहुत लोकप्रिय जो नेता होते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत ठीक हैं, वो भी जो है लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं, कि इनकी लोकप्रियता ज्यादा है तो भी तानाशाही रुख अपना सकते हैं। ले आए भैया कि भैया आज से जो है, आज से ये नोट नहीं चलेगी, बंद। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा विशेषताओं पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि लोगों तो देखेंगे विदेश विशेषताओं में क्या निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये निकला कि भैया लोगों द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेंगे, तब हम कह सकते हैं कि अच्छे लोकतंत्र की खूबसूरती है। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे तो मौजूदा शासक को बदल भी सकते हैं। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको चुनने का आजादी देता है, जनता को जो है उम्मीदवार चुनने का आजादी देता है कि जो उस वर्तमान समय में जो शासक है उनको भी जनता बदल सकती है। अगर ऐसी व्यवस्था जहां पर है तो उसे हम कहेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पर है। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक के अधिकारों के दायरे को मानते हुए कार्य करेगी कि लोगों के क्या अधिकार हैं, विपक्षी पार्टियों के क्या अधिकार हैं, न्यायपालिका के अधिकार क्या हैं। यानी अगर देखोगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप देखते हो विधायिका होती है, इसको पढ़ना है बेटा आगे, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। सबके अपने अपने जो है अधिकार हैं, तो एक दूसरे के अधिकार में, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करके अपने अधिकार का पालन करें, जिससे दूसरे का अधिकार भी संरक्षण हो सके। अब यहाँ पे सरकार कार्यपालिका का हिस्सा होता, अगर चाहे न्यायपालिका पे दबाव बनाते थे तब ठीक नहीं है ना। न्यायपालिका का काम क्या है कि जो कानून बेहतर ढंग से लोगों को लागू नहीं हो पा रहे ना, उसकी देखरेख करना है। अगर किसी के अधिकार का संरक्षण नहीं हो पा रहा है तो जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है ना, बताने की कितना अधिकार आपका है और कितना अभी और मिलना चाहिए। काम किसका? न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, विधायिका अपना काम करे। सबके अधिकार संरक्षण अगर कहीं पर हो रहे हैं तो वहां पर जो है बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब प्रश्न आता है कि भाई आखिर लोकतंत्र ही क्यों? अभी तो हमने लोकतंत्र क्या है पढ़ा, अब आती है कि आखिर लोकतंत्र ही क्यों,
क्यों चाहिए हमें लोकतंत्र? लोकतंत्र क्यों चाहिए? क्यों लोकतंत्र चाहिए? तो इसका जवाब थोड़ा सा देख लेते हैं। लोकतंत्र में देखो, इसके लिए जो है कुछ ऐसे भी क्राइटेरिया है, पक्ष में भी बात करना है, विपक्ष में, क्योंकि कोई व्यवस्था बेटा होता है उसके कुछ सकारात्मक परिणाम होते हैं, कुछ नकारात्मक परिणाम होते हैं, तो दोनों की चर्चा हमें करना है। ये नहीं कि हम अच्छा जो है देख लें, गंदा कौन देखेगा, उसको भी देखना पड़ेगा, उसमें कमियां क्या हैं, कमियों को ही तो सुधारा जाएगा। अगर हम अपने अंदर कमियां नहीं देखेंगे, आप अपने अंदर कमियां नहीं देखोगे, क्या सुधारात्मक प्रयास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कमियों को देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकतंत्र में कमियां क्या क्या है। ठीक है, लोकतंत्र नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र में होता क्या है कि आज 5 साल किसी और का शासन होगा, वह शासक बेहतर ढंग से काम नहीं करते हैं तो जनता शासक बदल देती है, तो नए जो शासक आएंगे वो अपने अनुसार काम करेंगे, तो इससे जो है थोड़ा सा जो है अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता का कोई जगह नहीं होता है कि यहाँ पर बस सत्ता का खेल होता है। अब की ये वाली पार्टी की सरकार बन गई, दूसरी बार इनकी बन गई, बस लोग जो है सत्ता के लिए जो है कार्य कर रहे हैं, इनका कोई भी जो है नैतिकता नहीं है कि जनता के लिए क्या करना है। इससे जो है जनता के हित संरक्षण नहीं हो पाते हैं, ऐसा जनता का कहना है। ठीक है, दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में थोड़ा सा देरी हो जाती है। कि इनको लोकतंत्र में तो जिसका बहुमत होगा, सब लोगों का जिस बात पर बहुमत होगा वही शासन, वही कानून बन पाएगा, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा कार्यवाही में देरी होती है। लेकिन जो राजतांत्रिक व्यवस्था है, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आज कोई नियम बना तुरंत पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले जो नियम आप बनाने वाले हो विधायिका के सामने ले जाओगे, वहां पर निर्णय होगा कि इसको किस तरह लागू करना है, वो वहां पर कानून पास करेंगे तब काम हो पाएगा। लेकिन गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में तुरंत ऑन स्पॉट काम होता है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इससे चलते खराब फैसले लेते हैं। जो चुने हुए नेता होते हैं पॉपुलैरिटी के चक्कर में सांसद बन गए, पता लगा जनता की आवश्यकता को जानते ही नहीं है, पता लगा पार्टी का माहौल बढ़िया बना है, टिकट मिल गया पार्टी से, जीत गए, संघर्ष किए ही नहीं, जमीन को देखा ही नहीं, हवा में उड़ रहे हैं। जब उनको जो है आवश्यकता नहीं पता है, क्या लोगों की जरूरत है, तो क्या ही उनका भला कर पाएंगे। ये भी जो है लोकतंत्र की जो है के खिलाफ ये तर्क दिया जाता है। दूसरा, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है। क्या चुनाव में थोड़ा सा प्रक्रिया होती है, पता लगा जो है वोट लेने के लिए पैसे बट रहे हैं। देखो नेताजी पैसा दे रहे हैं, नेताजी कह रहे हैं बिजनेसमैन से पैसा दे दो, नहीं अगर सरकार में आएंगे तो बढ़ा देंगे टैक्स। कह रहे लो भाई नेताजी ले लो पैसा, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ाना है, जीतो जल्दी सरकार में आओ। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत देखने को मिलता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला करना नहीं चाहिए। देखो पहले क्या होता था, शिक्षित वर्ग जो है मतदान में भाग लेते थे, इससे क्या पता होता था कि भैया समाज के हित में क्या सही है, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अधिकार दिया गया। जो आम गरीब जनता है, जो अनपढ़ जनता है, अशिक्षित है, उनको अपने हित का तो पता नहीं होता, उनका अपना अधिकार ही नहीं पता होता, कोई डांट डपट देता है, भाग जाते हैं वहां से। ठीक है, तो क्या ही जो है वो सरकार को समझ पाएंगे। तो इससे जो है थोड़ा सा इसमें भी समस्या उत्पन्न होती है। अगर अब खिलाफ में इतनी बात कर लिए हैं, तब बोलो कुछ इसकी खूबसूरती की बात कर लें। क्या क्या खूबसूरती लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है, आ जाओ भैया। पक्ष में बात करते हैं, सारे लोकतंत्र के सारी विशेषताओं का जो है चर्चा हम एग्जाम्पल से किए हैं, तो बोलो पक्ष का भी जो है एग्जाम्पल से ही करते हैं। एक समय था, समय 1958 से 61 के दौरान जो है विश्व भर में जो है अकाल पड़ा।
अकाल पड़ा, अकाल विश्व इतिहास में अब तक जो है सबसे भयावह था जो चीन में देखने को मिलता है। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। कितने? 3 करोड़ लोग भूख से मरे बेटा। किससे? भूख से। चीन में 3 करोड़ लोग भूख से मरे हैं। उन दिनों भारत की भी आर्थिक स्थिति चीन से अच्छी नहीं थी कि भारत की स्थिति चीन से बहुत अच्छी थी, नहीं, भारत की भी स्थिति वैसे चल रही थी जैसे हर देश की थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। देखो, वहां पर एक दलीय व्यवस्था थी, लेकिन हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। आज अगर किसी स्थान पर जो है देश के किसी कोने में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है, तो हमारे देश में इतनी विपक्षी पार्टियां हैं, या आप कह सकते हो इतने दल हैं, कोई ना कोई उनकी आवाज उठाता है, उनकी आवाज बनता है। जब उनकी आवाज बनता है तो सरकार को मजबूरी में जो है उसका भला समाधान करने के लिए कानून बनाना पड़ता है या योजनाएं लाना पड़ता है, उनके समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। तो ये बहुदलीय व्यवस्था में, लेकिन वहां पर एक पार्टी है, एक ही पार्टी है, राष्ट्रपति भी उन्हीं का है, विधायक भी उन्हीं का है, प्रधान भी उन्हीं का है। तो क्या अपनी पार्टी का बुराई कोई करेगा? नहीं करेगा। समस्या चाहे जितनी हो, होने दो। लेकिन भारत की नीतियां अलग है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था अलग है। यहां पर बहुदलीय व्यवस्था है तो कोई ना कोई जनता की आवाज बनता है। जनता की आवाज क्यों बना, कैसे बना, ये देखते हैं। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीन की सरकार को महसूस नहीं कि भैया हमारे पास क्या, चीन में जो है खाद्यान्न नहीं था, चीन में भी खाद्यान्न था, लेकिन उस घटना का जिक्र कोई करने वाला नहीं था। सरकार जो है उस माहौल को, उस आवश्यकता को नहीं समझ पाई। तो क्या हुआ? गोदाम में जो है अनाज पड़ा रहा, जनता को नहीं मिल पाया। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। भारत में जो है सरकार में बैठे लोग नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, उनके पास बहुत काम होता है। पता चला तो विपक्ष ने जो है, जो अदर पार्टियां थी, उनकी आवाज उठाई, तब जो है खाद्य व्यवस्था ला करके, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था ला करके सबको जो है अनाज बांटा गया, जिससे सबके खाने का व्यवस्था ठीक प्रकार से हो पाई। इसलिए जो है भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में किसी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया स्वतंत्र होता है, विपक्षी दल स्वतंत्र होते हैं, सरकार के भी जो है, जो मंत्री विधायक, वो भी जो है अपनी सरकार की आलोचना कर सकते हैं, ये आज़ादी होती है। लेकिन एक दलीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है, डर डर के जीना पड़ता है। पता लगा जो है इस्तीफा मांग लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पर कभी भी ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप प्यारे बच्चे किसकी तरफ जाना चाहते हो, तो एक बार मूल्यांकन कर लेते हैं लोकतंत्र का परिणाम, क्योंकि हम पढ़ लिए हैं तो रिजल्ट भी क्या निकला देख लेते हैं। यहाँ पर यानी लोकतंत्र में जो है नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा मिलता है, यानी लोकतंत्र जो है समानता को बढ़ाता है, एक व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, संघर्ष को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, और कहीं भी गलती हुई है तो उसमें सुधार करता है। अगर ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र की है तो बोलो लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक है या सही नहीं है? बताओ, क्या इस व्यवस्था के प्रति आप जो है सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हो कि नहीं रखते हो? इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न करते हैं। क्या? एक प्रश्न करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चे जो है इस प्रश्न का आंसर देंगे। आप
किस शासन व्यवस्था में रहना पसंद करोगे? ए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, और दूसरा है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था। शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको कुछ अधिकार मिलेंगे, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो सकता है ऐसा ना हो। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी प्यारे बच्चे इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, हम एक बार चेक करेंगे कौन से बच्चे हमारे जो है किस व्यवस्था में रहना चाहते हैं। तो आज की क्लास बेटा यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।